चलो बच्चों, तो आज हम लोग रिवीजन में ओसी का चैप्टर नंबर 4 देखते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। अगर एग्जाम वाइज बात करें ना, तो ये चैप्टर में से आपके एग्जाम में से 19 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं। ऑप्शन के साथ 19 मार्क्स का पूछा जाता है। मतलब पूरे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर आपका ये है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपका रहा। बरोबर ना? मतलब ये एक अकेला चैप्टर करो तो भी आपके जो है वो 19 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं कि अगर एक चैप्टर अच्छी तरह से कर लो तो इन चैप्टर के सभी पॉइंट्स शॉर्ट में अच्छी तरह से समझना। जिनमें सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं वो हम लोग समझे, उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करें तो कहते हैं बिजनेस में जब मैनेजमेंट किया जाता है तो मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग आता है। कि आफ्टर प्लानिंग, प्लानिंग के बाद जो है वो ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। जब बिजनेस में मैनेजमेंट करना हो तब अच्छी तरह से प्लानिंग हो जाए तो उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। तो ऑर्गेनाइजिंग कहते किसे हैं? डेफिनेशन वाइज कहा जाता है द फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म टू एनेबल इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, मतलब सही तरह से प्लानिंग को अमल में लाने के लिए, सही तरह से प्लानिंग करने के लिए जो फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक तरह का फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। मतलब बिजनेस में ये नक्की करना कि कौन कौन सी पोस्ट पे काम करेगा, कौन से वर्क के लिए कितने लोगों की जरूर होगी, कौन किसके अंडर में होगा, कौन किसके ऊपर काम करेगा। तो ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना तो उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मतलब सिंपल वे में समझो ना तो बिजनेस का एक स्ट्रक्चर तैयार करना। कि अगर हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बिजनेस में हर एक काम के लिए कितने कितने लोगों की जरूर होगी, और कौन सा इंसान कौन सी पोस्ट पे काम करेगा, या बिजनेस में कितनी पोस्ट तैयार होगी, ये सब नक्की करना तो उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। बरोबर? कितने स्टूडेंट जो है वो ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग इनमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजिंग मतलब ये कि लोगों को सिलेक्ट करना, लोगों को नौकरी पे रखना नहीं। ऑर्गेनाइजिंग मतलब वो नहीं कहलाता, उसे स्टाफिंग में गिना जाता है। स्टाफिंग के अंदर की ये प्रोसेस है कि लोगों को नौकरी पे रखना। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स सिर्फ ये नक्की करना कि बिजनेस में कितनी पोस्ट जरूरी है, कितने लोगों की जरूर है, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना। तो उसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर अगर याद करना हो ना या कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो ना, तो अपने स्कूल का एग्जांपल लिया करो। कि आपके स्कूल में जब पहले प्लानिंग हो गई कि चलो स्कूल चलाना है, इतने स्टैंडर्ड हम लोग स्कूल में रखेंगे, 1 to 12 तक के स्टैंडर्ड। तो उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजिंग मीन्स ये कहलाया कि स्कूल में ये पहले सिर्फ नक्की करना, खाली स्ट्रक्चर बनाना, अभी को किसी को नौकरी देना नहीं। भाई समझो जो स्कूल के ट्रस्टी हैं वो खाली स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि भाई स्कूल में कितने टीचर्स की जरूर होगी, कितने सुपरवाइजर्स होंगे, कितने प्रिंसिपल होंगे, कितने वाइस प्रिंसिपल्स होंगे। बरोबर? कि भाई कितने जो समझो स्कूल के दूसरे वर्क कर रहे हैं जैसे मासी होती है या दूसरे जो है वो पियून्स होते हैं, तो भाई ऐसे कितने लोगों की जरूर होगी। भाई जो जो फीस कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कितने लोगों की जरूर पड़ेगी। बरोबर? तो कितने कितने लोगों की जरूर कौन कौन सी जगह पर पड़ेगी और कौन किसके अंडर में काम करेगा, उसका खाली एक स्ट्रक्चर तैयार करना तो उसे ही ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अभी नौकरी पे रखा नहीं है, फिर पता चला कि चलो भाई 12th स्टैंडर्ड के लिए जो है वो 4 टीचर्स की जरूरत पड़ेगी मेन। चार क्लास होंगे तो उसके लिए 4 मेन टीचर्स की जरूरत पड़ेगी और उसके अंडर दूसरे सब्जेक्टिव टीचर की जरूरत पड़ेगी। बरोबर? तो ये खाली नक्की करना, फिर उसके हिसाब से टीचर्स को जॉब पे रखना तो उसे स्टाफिंग कहते हैं। इसके बाद वाला चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग मतलब तो खाली नक्की करना, खाली स्ट्रक्चर तैयार करना। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अगर प्लानिंग जो है वो ब्रेन की तरह कहलाए, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है, बरोबर, वैसे ही बिजनेस के लिए प्लानिंग कहलाती है। तो ऑर्गेनाइजिंग वो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर कहलाए। जैसे हमारी बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर कि भाई देखने का काम कौन करेगा, तो आंखें करेगी। सुनने का काम कौन करेगा, तो कान करेंगे। बरोबर? तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर जैसे हमारी बॉडी का बना हुआ है कि हर एक वर्क अलग अलग पर्सन करेगा, तो उसी तरह से बिजनेस में भी ये डिसाइड करना कि कौन सा काम कौन कौन करेगा, कितनी पोस्ट की जरूर पड़ेगी, वो स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। बरोबर? अब इस ऑर्गेनाइजिंग के बारे में और डिटेल में समझना हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू पता चलता है। पूछा जाता है ना 3 मार्क या 5 मार्क्स में भी, कि अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक समझे तो सबसे पहला आता है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। इवन बिजनेस का कोई भी वर्क हो ना वो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी ही कहलाता है।
ऑर्गेनाइजिंग भी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मतलब बिजनेस का अगर कोई गोल हो, कोई लक्ष्य हो, तो ऑर्गेनाइजिंग उसके हिसाब से किया जाता है। कि अगर बिजनेस का लक्ष्य है कि भाई पूरे साल में इतना प्रॉफिट मुझे कमाना है, तो उसके हिसाब से लोगों को जो है वो नौकरी पे रखा जाएगा ना, या उनका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा ना कि अगर इतना प्रॉफिट कमाना है तो मुझे इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग का जो भी वर्क किया जाता है ना, वो गोल के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो ऑर्गेनाइजिंग गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी कहलाता है। देन प्लानिंग बेस्ड, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। ऑर्गेनाइजिंग हमेशा प्लानिंग के बाद ही होता है। प्लानिंग किए बिना ऑर्गेनाइजिंग करना वो बेकार है। जब तक प्लानिंग नहीं होगी कि भाई बिजनेस में क्या काम करना है, तो फिर ऑर्गेनाइजिंग जो है वो कैसे हो सकती है। प्लानिंग मतलब क्या काम करना है वो नक्की करना, तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब किससे काम करवाना है, बराबर, या कितने लोगों से काम करवाना है वो नक्की करना। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग हमेशा प्लानिंग के बाद होती है। इट इज प्लानिंग बेस्ड। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ऑर्गेनाइजिंग में जो है भाई नक्की किया जाता है इतने इतने लोग काम करेंगे, और उसमें किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी क्या जवाबदारी होगी। भाई ये पर्सन इस पोस्ट पे काम कर रहा है तो इसकी जवाबदारी ये होगी, ये पर्सन इस पोस्ट पे काम कर रहा है तो इसकी जवाबदारी ये होगी। तो सबकी जवाबदारी नक्की करना और अथॉरिटी नक्की करना, बरोबर। अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब एक तरह का पावर, कि ये पर्सन इतने डिसीजन ले सकता है। जब किसी को कोई डिसीजन लेने का पावर दिया जाए ना, समझो उसे अथॉरिटी दी गई है कि हाँ भाई तुम इसके बारे में इतना डिसीजन ले सकते हो, बरोबर। तो किसको कितनी अथॉरिटी मिलनी चाहिए या किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, तो वो भी ऑर्गेनाइजिंग में नक्की होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना, डेलीगेशन मतलब उन्हें सौंपना। देन इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट, इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट मीन्स कि ये ऑर्गेनाइजिंग वो ह्यूमन बेस्ड है, ह्यूमन बेस्ड है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के पूरे वर्क में ह्यूमन ही सेंटर में रहते हैं। मशीनों का ऑर्गेनाइजिंग नहीं किया जाता, बरोबर ना। मशीनों का ऑर्गेनाइजिंग नहीं किया जाता, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है ह्यूमंस का। तो इसीलिए समझो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटी कहलाती है, या इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी, तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो फ्लेक्सिबल है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब सिचुएशन अगर सडनली चेंज हो जाए या सडनली और कुछ अगर बिजनेस में हो जाए, तो उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो चेंज किया जा सकता है, बरोबर ना। कि भाई जैसे अगर पहले नक्की किया था कि चलो स्कूल में 12th स्टैंडर्ड के लिए 4 मेन टीचर्स की जरूर होगी, क्योंकि 12th के 4 डिवीजन होंगे, A B C D। लेकिन अगर स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, स्कूल में ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं, तो एक क्लास बढ़ा दिया, ई कर दिया हमने, तो क्या आप 4 ही टीचर नहीं, एक और टीचर के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना, कि नहीं एक और मेन टीचर की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग फ्लेक्सिबल कहलाता है कि जब अगर ऐसी सिचुएशन चेंज हो रही है, ये तो मैंने स्कूल की बात की, दूसरे कोई बिजनेस में भी अगर सिचुएशन चेंज हुई, तो ऑर्गेनाइजिंग में उस सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल कहलाता है। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप, के ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ही जो है जितने भी वर्कर, जितने भी ऑफिसर, जितने भी सुपरवाइजर बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, उन सबके बीच में रिलेशनशिप डिसाइड होता है कि भाई ये इसका बॉस है, ये इसके अंडर में काम कर रहा है, बरोबर ना। कौन किसके लिए जवाबदार है, अगर ये काम करेगा तो वो अपने काम की रिपोर्ट किसको जाकर देगा, बरोबर। तो उनके बीच में रिलेशनशिप वो भी किसकी वजह से तैयार होता है, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ही उनमें इंटर रिलेशनशिप तैयार होता है। देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ही जो है वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल अच्छी तरह से हो पाता है। कि भाई जब हम लोग काम सौंप देते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इंसान या इस पोस्ट पे ये इंसान इतना काम करेगा, इस पोस्ट पे ये इंसान इतना काम करेगा, तो वो इंसान ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं, तो वो भी वो मॉनिटरिंग या कंट्रोल वो अच्छी तरह से हो सकता है ना। जब ऑर्गेनाइजिंग ही अगर ना हो, तो मॉनिटरिंग और कंट्रोल भी अच्छी तरह से नहीं होगा, बरोबर। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग की वजह से जो है बिजनेस में मॉनिटरिंग या कंट्रोल, हर एक पर्सन उसके दिए हुए, उसके सौंपे हुए वर्क के हिसाब से, या उसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके हिसाब से काम कर रहा है या नहीं, वो चेक किया जा सकता है। देन ग्रुप एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजिंग हमेशा ग्रुप एक्टिविटी कहलाती है। ऑर्गेनाइजिंग एक पर्सन का तो किया नहीं जा सकता कि इस बिजनेस में एक पर्सन की जरूरत है उसके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा होता है नहीं। ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारे लोग मिलकर एक ही गोल के लिए काम करते हैं, वो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है ना।
तो इसलिए बहुत सारे लोग मिलकर बिजनेस के एक गोल के लिए काम करते हैं और इसी वजह से ये जो है वो ग्रुप एक्टिविटी कहलाती है। एंड देन कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से हमारे बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनता है ना, वो कंट्रोल स्ट्रक्चर बनता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ही बिजनेस के कुछ पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस तैयार होते हैं, बिजनेस की पॉलिसी तैयार होती है ऑर्गेनाइजिंग के बेस पर ही। इसकी वजह से कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार होता है। जैसे ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ही तैयार होते हैं कुछ रूल्स कि हाँ भाई ये इसके अंडर में काम करेगा, ये इसके साथ काम करेगा, इसको रोज इतना ही काम करना होगा, बरोबर ना। जो इस पोस्ट पे है तो उसको इतना इतने वर्क तो करने ही है। तो ऐसे सब रूल्स डिसाइड होते हैं किसकी वजह से, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से। और इसी वजह से ऑर्गेनाइजिंग की वजह से कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार होता है, बरोबर ना। अब जैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखें ना, तो वैसे ही अब उसके बाद वाला पॉइंट हम लोग देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स क्या है। ये भी आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स में ये लाइन बाय लाइन यही स्टेप्स लिखने हैं, इसमें आगे पीछे नहीं चलता है। तो इनमें सबसे पहला स्टेप आता है, वो आता है क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला ही स्टेप वही आता है कि ऑब्जेक्टिव क्लियर करना। आपके बिजनेस का लक्ष्य क्या है, बिजनेस के गोल क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, वो क्लियर करना। क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक में ही देखा कि ऑर्गेनाइजिंग गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, कि आपके बिजनेस का जो गोल होगा, जो लक्ष्य होगा, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी। इसीलिए सबसे पहला फंक्शन आता है ऑब्जेक्टिव क्लियर करना, कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उसके दूसरे सब ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कि मेन ऑब्जेक्टिव ये है, उसे पूरा करने के लिए पहले ये सब पूरा करना पड़ेगा, तो वो सब ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर करने होते हैं। जब ये क्लियर हो जाए तो दूसरा फंक्शन आता है लिस्ट ऑफ फंक्शंस। दूसरा स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग में लिस्ट ऑफ फंक्शंस, कि भाई फंक्शंस की लिस्ट तैयार करना। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए ना, तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बिजनेस में क्या क्या काम करना है उसकी लिस्ट तैयार करना। अगर मेरा बिजनेस चल रहा है तो उसमें बहुत सारे काम होंगे। भाई मुझे रेगुलरली जो है वो रॉ मटेरियल परचेज करना है, रेगुलरली प्रोडक्शन करना है, सेल करना है, एडवर्टाइजमेंट का फंक्शन करना है। समझो अगर कुछ बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसका रिपेयरिंग वर्क करना है, इलेक्ट्रिशियन का वर्क है उसमें, कि वर्कर्स को सैलरी देना, उनके ऊपर कंट्रोल रखना, सुपरवाइजिंग करना, बरोबर। ऐसे कितने सारे फंक्शंस होते हैं बिजनेस में, एक दो फंक्शंस थोड़ी। तो बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए क्या क्या काम करने हैं, रेगुलर वर्क कौन से हैं, वीकली वर्क कौन से हैं जो हर हफ्ते हफ्ते करने होंगे, मंथली वर्क कौन से हैं, बरोबर ना। अकाउंटिंग का वर्क करना कि भाई हर हफ्ते या हर महीने में पूरा अकाउंट फिर से चेक करना। तो ऐसे कितने सारे फंक्शंस हैं, उन सभी फंक्शंस की लिस्ट तैयार करना। और ये फंक्शंस की लिस्ट तैयार करते वक्त ये ध्यान देना कि कोई भी फंक्शन बाकी न रह जाए या कोई भी फंक्शन रिपीट ना हो दो दो बार, बरोबर। क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर बाकी रह गया तो फिर ऑर्गेनाइजिंग पूरी की पूरी फेल हो सकती है। तो जब फंक्शंस की लिस्ट तैयार हो जाए ना कि भाई मुझे बिजनेस में ये सब काम करने हैं, तो उसके बाद डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शंस, फिर फंक्शंस की डिपार्टमेंटेशन कर देना, मतलब फंक्शन को क्लासिफाई कर देना। भाई कितने सारे काम, चलो बिजनेस में जो है वो मुझे 100 काम करने हैं, तो इन 100 में से ये जो 8 काम है ना वो सेल रिलेटेड हैं, तो एक सेल डिपार्टमेंट बना दिया कि जो सेल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो ये 8 काम करेंगे, बरोबर। कि उसके बाद फिर ये जो 10 काम है ना ये परचेस रिलेटेड वर्क है, तो एक परचेस डिपार्टमेंट बना दिया, तो परचेस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो ये 10 काम करेंगे, बरोबर। ये जो 15 काम है वो एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड हैं, तो ये काम एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को दे दिया, बरोबर। तो इस तरह से फंक्शंस का डिपार्टमेंटेशन कर देना कि भाई 100 फंक्शन है तो उसमें से कितने फंक्शन सिमिलर हैं तो उसे एक डिपार्टमेंट करेगा, दूसरे जो कुछ फंक्शन सिमिलर हैं उसे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग करेंगे। तो इस तरह से उसको क्लासिफाई कर देना फंक्शंस को। जब वो हो जाए तो उसके बाद टू डिटरमाइन डिपार्टमेंटेशन पोजीशन एंड एबिलिटीज। जब फंक्शंस का डिपार्टमेंटेशन हो जाए ना तो डिपार्टमेंटल पोजीशन और एबिलिटीज नक्की करना, कि जैसे ये 8 फंक्शन है वो सेल्स डिपार्टमेंट के लोग करेंगे, तो जो सेल्स डिपार्टमेंट बना, एक डिपार्टमेंट बना, तो उसमें कितने लोगों की मुझे जरूर पड़ेगी। मेन ऑर्गेनाइजिंग उसे ही तो कहते हैं ना, स्ट्रक्चर यही तो तैयार करने के लिए कहते हैं, कि जैसे ये 8 काम करने हैं ना वो सेल्स डिपार्टमेंट के लोग करेंगे, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट में लोग कितने होने चाहिए, उनकी पोजीशंस तो नक्की करना ना, बरोबर ना। चलो भाई सेल्स डिपार्टमेंट के ये 8 काम करने हैं ना, तो मुझे कम से कम 5 लोगों की जरूरत तो पड़ेगी वहां पर। तो सेल्स डिपार्टमेंट में 5 लोगों की जगह बनाना, उनकी पोजीशन नक्की करना कि भाई ये 5 लोगों में से एक हेड होगा, 4 उसके अंडर में काम करेंगे,
ऐसे 5 लोग रखने हैं। उनकी एबिलिटीज तैयार करना कि सेल्स डिपार्टमेंट में जो लोगों की जरूरत पड़ेगी उनकी ये डिग्री होनी चाहिए, उनमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, उनमें ये स्किल टैलेंट होना चाहिए। फिर चलो ये 15 काम एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के लोग करेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें 10 लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 2 हेड होंगे, बाकी के उसके अंडर में काम करेंगे। बराबर ना, ऐसी पोजीशन और उनमें एबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए, तो वो सब डिसाइड करना। आ रही बात समझ में? तो जब ये डिसाइड हो जाए तो उसके बाद द डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी नक्की करना कि भाई समझो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में 15 लोग काम कर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, किसकी जवाबदारी कितनी होगी, किसको कितना पावर अथॉरिटी दी जाएगी, ये सब एक बार नक्की कर लेना। बराबर ना, और जो पावर जिसको दी जाएगी कहीं वो पावर का मिसयूज तो नहीं करेगा, ये सब चीजें डिसाइड कर लेना। और जब ये डिसाइड हो जाए तो उसके बाद आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप, फिर रिलेशनशिप तैयार करना कि भाई जितने भी डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या रिलेशनशिप होगी, मतलब ये उसका बॉस होगा, ये उसका सुपरवाइजर होगा, उसके अंडर में ये वर्कर्स काम करेंगे। सही बात है ना, सेल्स डिपार्टमेंट में 5 लोग काम कर रहे हैं तो एक बॉस और उसके अंडर में दूसरे काम करने वाले, तो ये एक रिलेशन बना ना उनका। बराबर ना, या उनके ऊपर एक सुपरवाइजर होगा तो उसके अंडर में वो लोग काम करने वाले। तो ऐसा रिलेशनशिप तैयार करना एंड देन टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। उसके बाद जो है वो चार्ट तैयार करना कि भाई चार्ट तैयार करना मतलब कि पूरे बिजनेस का जो है एक चार्ट वाइज नक्की करना कौन कितने कितनी प्लेस पर कितने कितने लोग काम करेंगे। भाई जैसे सबसे ऊपर जो है वो ऑनर होगा, उसके नीचे जो है वो समझो मैनेजर काम करेगा, या उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे मैनेजर के अंदर। तो ऐसा एक चार्ट तैयार करना ना बिजनेस का कि चलो एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक परचेज डिपार्टमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर में जो है वो 5 लोग काम करेंगे, उसमें एक हेड होगा, बाकी के दूसरे वर्कर्स होंगे। बरोबर, या परचेज डिपार्टमेंट में 8 लोग होंगे तो उसमें 2 हेड होंगे, बाकी के वर्कर्स होंगे। तो ऐसा एक चार्ट तो तैयार करना कि कौन किसके अंडर में है, कहाँ पर कौन सी पोजीशन पे कितने लोग तैयार कर रहे हैं। तो जब ये चार्ट तैयार हो जाए ना, तब पूरा क्लियरिफाई होता है कि हाँ भाई हमारा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये स्टेप्स कंप्लीट हुए। बरोबर, तो इस तरह से जब भी बिजनेस में ऑर्गेनाइजिंग करनी हो तो ये स्टेप स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करने होते हैं। बरोबर है। अब उसके बाद का एक पॉइंट आता है जो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर या कहो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ पर 5 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं, जिसे हम लोग एक एक करके समझें। कि जिनमें सबसे पहला आता है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है लीनियर, फंक्शनल एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 2 या 3 मार्क्स में पूछे ही जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर उनमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स आते हैं वो लिखे हैं। ये पॉइंट्स भी अगर आप एक बार नोट कर लो, माइंड में रख लो, तो 2 या 3 मार्क्स में आप बनाकर तो लिख सकते हो। और आपकी टेक्स्ट बुक में है ना, तीनों के ड्राइंग्स बनी हुई है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। वो स्ट्रक्चर बना दो और ये पॉइंट्स लिख दो, तो आपका ऑलमोस्ट जो है वो 2 और 3 मार्क्स, इवन 5 मार्क्स में भी कभी पूछे तो कवर हो जाए। बरोबर, तो ये पॉइंट्स खास ध्यान देना। जैसे सबसे पहले लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे सिंपल और एंशियंट टाइप है। सबसे सिंपल और एंशियंट, हमेशा से पहले जो भी बिजनेस चलते थे तो उसमें लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ही अपनाया जाता था। इसे आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले से और आज तक भी आर्मी में इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन अपनाया जाता है, पहले से लेकर आज तक। जो पहले राजा महाराजाओं की आर्मी थी या तो अब जो आर्मी है वो, उनमें इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन अपनाया जाता है, इसी वजह से उसे आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये जो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपार्टमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट बेस्ड। बरोबर, इनमें हर एक फंक्शन के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था ना उनके स्टेप्स में, कि पहले फंक्शंस की लिस्ट बनाना, उस फंक्शंस के सभी डिपार्टमेंट में जो है वो डिवाइड कर देना। तो इसी तरह से इसमें लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं और फिर उनके हिसाब से वर्क किया जाता है। और इसी वजह से लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। बरोबर, और दूसरा मेन, ये उसे आर्मी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन मेन उसे लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज इन अ स्ट्रेट लाइन।
यहाँ पर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो स्ट्रेट लाइन में होता है, इसी वजह से उसे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ये पॉइंट लिख दो तो भी ठीक है कि यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेट लाइन में होता है। इस लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस का पूरा पावर वो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, उनके पास मेन पावर होता है। उसके बाद वो अपना पावर सौंपते हैं, अपने पावर में से दूसरी अथॉरिटी या तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं मिडिल लेवल के मैनेजर्स को। मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स हुए, सुपरवाइजर्स हुए, ऑफिसर्स हुए, उन्हें वो सौंपते हैं। और वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनके अंडर में जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें वो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। बरोबर ना। और इस तरह से यहाँ पर पावर टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से बॉटम लेवल, लाइन वाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए उसे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इनमें जो अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी मतलब कि अगर मैंने काम किया है तो मैं किसके लिए जवाबदार हूँ, कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं वो काम जाके किसको बताऊंगा, अगर कुछ गलती हुई तो वो गलती में जाकर किससे पूछूंगा। बरोबर, तो उसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी लाइन वाइज होती है, बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक। मतलब बॉटम लेवल पे जो वर्कर्स काम करते हैं वो जो भी वर्क करेंगे वो पूरी रिपोर्ट मिडिल लेवल को देंगे, मिडिल लेवल वाले जो भी वर्क करेंगे वो पूरी रिपोर्ट टॉप लेवल को देंगे। तो इस तरह से एक लाइन वाइज वर्क होता है, इसलिए उसे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सही बात है ना। और दूसरा, ये लीनियर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जहां पर स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस हो ना, स्मॉल साइज बिजनेस, छोटा बिजनेस हो ना, वहां पर लीनियर ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा फेवरेबल या सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। इस लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, कि जैसे सबसे ऊपर हेड हुए, मैनेजर्स हुए, या जो है वो सीईओ हुए, वो मेन हुए। उसके अंडर में सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, कि समझो परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। उन डिपार्टमेंट के मेन ऑफिसर्स होते हैं, परचेस वाला परचेस ऑफिसर, सेल वाला सेल ऑफिसर, और उन ऑफिसर्स के अंडर काम करने वाले दूसरे वर्कर्स होते हैं। तो एक लाइन वाइज स्ट्रक्चर चलता रहता है, इसलिए उसे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बरोबर। इतने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके और जो आपको चार्ट दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो चार्ट आप लोग बना लो, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बरोबर। फिर लीनियर के बाद दूसरा आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका बिल्कुल अपोजिट, इसका अपोजिट। तो लीनियर का अपोजिट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है डिपार्टमेंट बेस्ड। बरोबर, डिपार्टमेंट के हिसाब से जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके हिसाब से फिर वर्क किया जाता है। तो डिपार्टमेंट बेस्ड ये है, और यहाँ पर ये वर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर डिपार्टमेंट पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, यहाँ पर वर्क पे ज्यादा जोर दिया जाता है। इसकी मेन लिमिटेशन ये है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन की, अगर लिमिटेशन का हो तो उसकी लिमिटेशन ये है, यहाँ पर डिपार्टमेंट पे जोर दिया जाता है, वर्क पे नहीं। तो जिसकी वजह से जो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, या तो फिर जो स्किलफुल पर्सन जिन्हें स्पेशल नॉलेज होती है, उनकी नॉलेज का बरोबर यूज हो पाता नहीं है। बरोबर ना, क्योंकि सभी फंक्शंस अलग अलग डिपार्टमेंट पे डिवाइड कर दिए जाते हैं इसीलिए। जबकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या, ये वर्क बेस्ड है, यहाँ पे डिपार्टमेंट में डिवाइड नहीं करते, यहाँ पर मेन फोकस वर्क पे ही किया जाता है। ठीक है ना। और एक्सपर्ट्स गिवन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और हर वर्क के हिसाब से पर्टिकुलर एक्सपर्ट रखे जाते हैं। कि जैसे अगर परचेस का वर्क है तो परचेस वर्क के लिए स्पेशल एक्सपर्ट रखा जाएगा। बरोबर ना, उस वर्क को कोई डिपार्टमेंट को नहीं सौंप दिया जाएगा, भाई तुम संभालो अपने हिसाब से, नहीं। परचेस का वर्क अगर इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए एक एक्सपर्ट रखा जाएगा, और वो एक्सपर्ट सिर्फ और सिर्फ परचेस का ही वर्क करेगा। और उसे स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, जवाबदारी दी जाएगी कि देखो परचेस का काम तुम्हारा है और इसे इस तरह से पूरा करना है। बरोबर ना, ये जवाबदारी उन्हें दी जाएगी। सो एक्सपर्ट्स आर गिवन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एंड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया कैसे जाता है, तो यहाँ पर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मतलब कि समझो बिजनेस में जितने भी फंक्शंस है ना, जितने भी वर्क हैं, उनका पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। और फिर स्पेशलाइजेशन वर्क में कहाँ कहाँ किस किस के लिए स्पेशलाइजेशन वर्क की जरूर है, या स्पेशल पर्सन की जरूर है, एक्सपर्ट की जरूर है, वो क्लासिफाई किया जाता है। बरोबर। आपकी टेक्स्ट बुक में अगर हो ना, तो टेक्स्ट बुक में एक बार देखो कि ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट दिया हुआ है, कि जहाँ चार्ट में हर एक फंक्शन वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है।
परचेज का अलग फंक्शन, सेल का अलग फंक्शन, एडवर्टाइजमेंट का अलग फंक्शन। तो यहाँ पर जितने भी वर्क होते हैं ना उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और उन स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है हर एक वर्क को डिवाइड किया जाता है कि हाँ इस वर्क के लिए कोई एक्सपर्ट की जरूर पड़ेगी, या ये वर्क कोई भी नॉर्मल इंसान कर सकता है, बरोबर ना। इस तरह से स्ट्रक्चर एक बनाया जाता है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था वो डिपार्टमेंट के हिसाब से, यहाँ पर नेचर के हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, बरोबर ना। मतलब हाँ भाई ये परचेज का वर्क अगर इम्पोर्टेंट है तो वो इम्पोर्टेंट वर्क भाई कोई एक्सपर्ट को दिया जाएगा। कि चलो ये अकाउंट का वर्क जो है वो दूसरा इम्पोर्टेंट है तो उसे कोई पर्टिकुलर सीए को ही दिया जाएगा, किसी को भी अकाउंट का काम सौंप नहीं देंगे, बरोबर। या चलो अगर खाली कलेक्शन करना है, भाई जो हमारे जिनसे पैसे लेने हैं, जो डेप्टर्स हैं, उनसे अगर कलेक्शन करना है तो वो तो कोई भी कर सकता है। उसका नेचर ऑफ वर्क भाई चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसके लिए कोई एक्सपर्ट की जरूर नहीं है, वो तो कोई भी जाके कलेक्ट कर लेगा, बरोबर। तो यहाँ पर जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो नेचर के हिसाब से, और जो जरूरी काम हो उसके लिए एक्सपर्ट रखे जाते हैं, स्पेशल पर्सन रखे जाते हैं, बरोबर ना। और ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर ज्यादा काम आता है? फेवरेबल वेयर मोर वेराइटी ऑफ वर्क इज सीन। जहाँ पर कोई बिजनेस में बहुत सारे काम एक साथ करने हो ना, तो वहां पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। जनरली कहो कि जो लार्ज स्केल का बिजनेस हो, ये स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए, लार्ज स्केल बिजनेस के लिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जरूरी होता है। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का टाइप आता है, वो आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहो इन दोनों का मिक्सचर है, बरोबर ना। यहाँ पर लीनियर और फंक्शनल दोनों का मिक्सचर मैट्रिक्स है, वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, बरोबर ना। आज के मॉडर्न टाइम में ऑलमोस्ट बिजनेस में ये ऑर्गेनाइजेशन अपनाया जाता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर जितने भी फंक्शंस है ना, बिजनेस के जितने भी वर्क होते हैं, उन वर्क के दो स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं, दो दो टाइप या कहो दो पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं बिजनेस के जितने भी वर्क हो। एक होता है डिसीजन मेकिंग वर्क और दूसरे टेक्निकल प्रॉब्लम्स, बरोबर। यहाँ कहो टेक्निकल वर्क। बिजनेस के जितने भी वर्क हैं दो पार्ट में डिवाइड करें। एक डिसीजन मेकिंग, मतलब ऐसा वर्क कि जिनमें आए दिन कोई ना कोई डिसीजन लेना जरूरी है। जैसे मैनेजर का वर्क होता है, मैनेजर भले ही जो है वो सबको मैनेज करता है लेकिन उसे हर वक्त कोई ना कोई डिसीजन लेना जरूरी होता है, बरोबर। या कोई ऑफिसर हो तो उन्हें पर्टिकुलर डिसीजन लेने होते हैं। या दूसरा आता है, वो आता है टेक्निकल वर्क या टेक्निकल प्रॉब्लम्स का वर्क। कि भाई वहां पर जनरली ज्यादा डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। अब जैसे वर्कर्स होते हैं, उन्हें काम सौंप दिया कि चलो मशीन में जो है वो इतना प्रोडक्शन करना है, तो बस उन्हें प्रोडक्शन करना है, उन्हें कोई डिसीजन लेने का काम सौंपा जाता नहीं है। ये उनका टेक्निकल वर्क है कि चलो या कंप्यूटर पर बैठकर ये अकाउंटिंग करनी है तो चलो तुम्हें अकाउंटिंग करनी है। उन्हें कोई बिजनेस का डिसीजन लेने का पावर दिया जाता है क्या? नहीं ना। तो बिजनेस में जितने भी वर्क होते हैं ना उनके दो स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक डिसीजन मेकिंग वर्क और एक टेक्निकल वर्क। एंड देन यहाँ पर जो भी फिर जो डिपार्टमेंट बनाया जाता है, यहाँ कहो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि भाई कहाँ पर कितने लोग काम करेंगे, किस हिसाब से कौन किसके अंडर में काम करेगा, वो जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो दो तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, एक वर्क बेस्ड और एक प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, बरोबर ना। वर्क बेस्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पर वो स्ट्रक्चर कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से जुड़े हुए हो। इसमें भी अगर आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक देखो तो आपके टेक्स्ट बुक में ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जिसमें सीधी लाइंस हैं, परचेज, सेल और प्रोडक्शन और अलग अलग, वो सब वर्क बेस जो है वो डिवाइड किया गया। ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो वर्क बेस, और ऐसे सीधी लाइंस भी हैं, इस तरह की लाइंस भी हैं, बरोबर। जहाँ लाइन पे प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट टू, प्रोजेक्ट थ्री लिखा हुआ है, कि वो प्रोजेक्ट बेस्ड एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर में टेक्निकल वर्क रखे जाते हैं, जो सीधी लाइंस हैं उन सीधी लाइंस में रखे जाते हैं कौन से, डिसीजन मेकिंग वर्क, बरोबर ना, वो वर्क बेस्ड कहलाता है। और जो इस तरह से लाइंस बनी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में, वहां पर रखे जाते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क या कहो टेक्निकल वर्क वहां पर। तो इस तरह से दोनों वर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो इसलिए उसे मैट्रिक्स कहते हैं, बरोबर ना। ये जो सीधी और ये लाइन से जो जुड़ी हुई है आपस में, ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहलाती है। और यहाँ पर जो वर्क बेस्ड जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो सीधी लाइंस हैं, उनमें एक्सपर्ट को जॉब पे रखा जाता है, या तो एक्सपर्ट वहां पर जो है वो रखे जाते हैं। ठीक है ना, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, जैसे परचेस का वर्क, तो उस परचेस में जो एक्सपर्ट हो उसे वहां पर मेन ऑफिसर की तरह रखा जाएगा। फिर सेल, तो सेल में जो एक्सपर्ट हो, फिर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हो। और दूसरा
जो प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क है वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर्स रखे जाते हैं, ठीक है ना। जो इस तरह की लाइंस बनी हुई है वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर्स को रखा जाता है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर हर डिपार्टमेंट के जो है सभी फंक्शंस को संभालेगा। अपना फंक्शन जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर रखा गया, तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी वर्क हो वो वही संभालेगा पूरे बिजनेस में। दूसरा जो है कोई कोई कंप्यूटर प्रॉब्लम हो, कि कंप्यूटर की कोई भी प्रॉब्लम हो वो वही मैनेजर संभालेगा। तो वहां पर प्रोजेक्ट मैनेजर्स रखे जाते हैं, बरोबर ना। तो इस तरह से मैट्रिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और ये कहाँ पर फेवरेबल है, जनरली ये स्ट्रक्चर कौन से बिजनेस में चलता है, तो फेवरेबल वेयर मोर नीड ऑफ शॉर्ट टर्म वर्क, मोर नीड ऑफ शॉर्ट टर्म वर्क, जहाँ पर शॉर्ट टर्म वर्क की ज्यादा जरूर हो, या तो फिर जो बिजनेस का मेन वर्क हो उसे छोटे छोटे वर्क में डिवाइड कर दिया गया हो, तो वहां पर ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा फेवरेबल है। शॉर्ट टर्म वर्क मतलब समझो कि जो जहाँ पर डेली वर्क किए जाते हो, डेली गोल्स बनाए जाते हो कि चलो आज के दिन में इतना काम पूरा करना है, बरोबर ना, या इस हफ्ते में इतना काम पूरा करना है, ऐसे शॉर्ट टर्म वर्क जहाँ पर ज्यादा चलते हो तो वहाँ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा फेवरेबल है, बरोबर। फिर उसके बाद का पॉइंट आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा टाइप फॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों जो है वो दूसरे पॉइंट्स, जो पहले हमने तीन ऑर्गेनाइजेशन देखे वो बिल्कुल अलग थे भाई। बिजनेस में रियल स्ट्रक्चर उनके हिसाब से बनता है, लेकिन जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये हर एक बिजनेस में अप्लाई होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, कि जहाँ पर हर एक फंक्शन हर एक वर्क जो भी ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है वो फॉर्मल वे में मीन्स के रूल्स रेगुलेशन के साथ तैयार होता है। कि जहाँ पर जो भी फंक्शन करना हो उसके लिए पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो उनके हिसाब से जो है वो फंक्शन किए जाते हैं, उसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो कहलाता है कि जहाँ पर जो है वो फंक्शंस रूल्स रेगुलेशन नहीं, लेकिन ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर बनते हैं, बराबर, या उनके हिसाब से किए जाते हैं। कि एक एग्जांपल दे दूं चलो दोनों का, अगर मैं कि जैसे मैं अगर कोई बिजनेस में काम कर रहा हूँ और मुझे एक दो दिन की छुट्टी चाहिए बिजनेस से, ठीक है ना, अपने काम से छुट्टी चाहिए और मुझे अपने सुपरवाइजर से कहना है, तो सुपरवाइजर को अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, तो सुपरवाइजर को मुझे लिख कर देना होगा, रिटर्न में उसे जो है वो एप्लीकेशन देनी होगी, क्योंकि फॉर्मल मीन्स सब काम रूल्स रेगुलेशन से होता है। कि मुझे अगर 2 दिन की बिजनेस में छुट्टी चाहिए तो मैं अपने सुपरवाइजर को रिटर्न एप्लीकेशन दूंगा, कि जिसमें क्यों छुट्टी चाहिए, तो भाई चलो घर पर जो है वो कोई पर्सन बीमार है, या तो फिर या और कोई रीजन है कि घर पे किसी की शादी है या और कुछ, जो भी रीजन हो उसके पर्टिकुलर रीजन देने होंगे, रिटर्न में एप्लीकेशन देनी होगी। वो अगर सुपरवाइजर उस एप्लीकेशन पे साइन करके देगा तो फिर मुझे छुट्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, सब रूल्स रेगुलेशन से होगा उसमें। जबकि इनफॉर्मल में कैसे, कि इनफॉर्मल में जो है वो रिलेशन बेस्ड वर्क होता है, कि चलो वहां पर जो सुपरवाइजर है, भले वो सुपरवाइजर भले वो मुझसे ऊपर है, लेकिन जो है वो हम दोनों में एक दोस्ती जैसा रिलेशन है, ठीक है ना। तो मुझे अगर एक छुट्टी चाहिए होगी तो कोई रिटर्न एप्लीकेशन नहीं, मैं सीधा जाके उसे कहूंगा कि यार मुझे जो है वो 2 दिन कुछ घर पे काम है इसके लिए छुट्टी चाहिए, और वो सामने वाला भी हाँ कह देगा कि चलो हाँ चलो कोई बात नहीं, कि तुम्हारा वर्क मैं कहीं पे एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अगर सुपरवाइजर होगा तो ऐसा भी कह सकता है कि अगर तुम 2 दिन छुट्टी पे जाओगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा, तुम उससे जो भी जो है वो एप्लीकेशन पर लिख के दो, कि या तो तुम आकर फिर वो काम पूरा करोगे या दूसरा कौन काम पूरा करेगा, तो वो पर्टिकुलर रूल्स तैयार होते हैं उसमें। जबकि इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं, बरोबर। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल ना, इसके बारे में और डिटेल में समझे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स समझे। तो इनमें फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, इनमें फॉर्मली स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि ये इसके अपर लेवल पे काम करता है, ये इसके अंडर में जो है वो काम करता है, और हमेशा वो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, बरोबर। मतलब अगर वो अपर लेवल पे है तो उसके नीचे जो भी काम कर रहे हैं वो हमेशा उसे ऑर्डर देगा, और जो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं वो बिना कुछ कहे या बिना उससे पूछे दूसरा कोई काम कर नहीं सकते, ठीक है ना। विदाउट रूल्स रेगुलेशंस वहां पर कोई काम नहीं होता है, तो ऐसा फॉर्मल स्ट्रक्चर इसमें तैयार होता है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी, कि इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कि एक बार ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया सो हो गया। मतलब यहाँ पर मैं जिसके अंडर में काम कर रहा हूँ, चलो मुझे ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मुझे जो है वो किसी और की अगर हेल्प करनी है, कि सामने वाला काम नहीं कर पा रहा है मुझे उसकी हेल्प करनी है, तो फॉर्मल में मैं ऐसा नहीं कर सकता।
ऐसे रूल्स नहीं है कि भाई मैं जो है वो जाकर उसके सामने वाले की हेल्प करूँ, वो अपना काम करेगा तुम अपना काम करो। ठीक है ना, कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि चलो आज मैं अपना काम थोड़ा कम करता हूँ, मैं थोड़ा दूसरों की हेल्प करूंगा, या मैं कहीं बाहर चला जाऊँ। ऐसा नहीं, ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। वैसा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देन डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल। यहाँ पर जो पावर डेलीगेशन होता है, मतलब पावर जो सौंपा जाता है ना, वो अपर टू लोअर लेवल तक जो है वो पास होता है। मतलब जो अपर लेवल पे, जो टॉप लेवल पे जो लोग होते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा पावर होता है। जो मिडिल लेवल पे आते हैं उन्हें थोड़ा कम पावर, और जो बॉटम लेवल पे होते हैं उन्हें सबसे कम पावर होता है। देन लार्ज स्केल। जनरली जो लार्ज साइज का बिजनेस हो ना, वहां पर ही ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पॉसिबल है। स्मॉल साइज के बिजनेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लार्ज साइज में ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है। देन पर्टिकुलर रिलेशन। इनमें हर एक पर्सन का पर्टिकुलर रिलेशन बनाया जाता है कि ये वर्कर है, ये सुपरवाइजर है, ये मैनेजर है, ये सीईओ है, ये हेड है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। हर एक का पर्टिकुलर रिलेशन होता है और उन्हें उन रिलेशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। भले दो लोग पक्के दोस्त हो, भले दो लोग पड़ोसी हो कि जहाँ आसपास में रहते हो, लेकिन अगर ऑफिस में एक पर्सन नीचे के लेवल पे और एक पर्सन जो है वो हायर लेवल पे काम करता हो, तो भले वो पड़ोसी हो, भले रोज रात को वो दोनों आराम से साथ में बैठकर गप्पे मारते हो, लेकिन ऑफिस में जा रहे हैं ना तो वो उसे सर कह के ही बुलाएगा, क्योंकि वो जो है वो अपर लेवल पे काम कर रहा है और वो लोअर लेवल पे काम कर रहा है। सही बात है ना। तो इस तरह से यहाँ पर पर्टिकुलर रिलेशंस होते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन होता है वो भी रूल्स रेगुलेशंस के साथ। जैसे मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया कि अगर मुझे छुट्टी चाहिए तो रिटर्न में एप्लीकेशन देनी पड़ती है। कि मुझे अगर किसी को मैसेज देना है कि कल शाम को मीटिंग है, कि अगर बॉस मैसेज देता हो कल शाम को मीटिंग है और मीटिंग पे आ जाना, तो सीधा बोल नहीं देना। यहाँ अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो सीधा बोलना वो नहीं चलता है, उन्हें भी रिटर्न में देना होता है कि हाँ भाई कल जो है वो मीटिंग है और सबको आना है, रिटर्न सबको जो है वो नोटिस देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ कम्युनिकेशन भी फॉर्मल वे में होता है हमेशा। और वैसे ही इनफॉर्मल, तो इसका बिल्कुल अपोजिट, इसका बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पर फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर इनफॉर्मली तैयार होता है कि जनरली दो लोग अगर दोस्त हो तो वहां पर दोस्त की तरह ही काम करेंगे, भले एक बॉस हो और एक वर्कर हो, लेकिन वो दोस्त की तरह ही रहेंगे वहां पर। ऐसा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार होता है। बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस, ये ह्यूमन रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। बरोबर ना। जनरली हर एक बिजनेस में शुरुआत चलो फॉर्मल से ही होती है, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में पक्की दोस्ती बन गई ना, तो वहां पर वो स्ट्रक्चर, फिर वो समझो बिजनेस का कोई बॉस का स्ट्रक्चर, वर्कर का स्ट्रक्चर, या वैसा रिलेशंस नहीं रहता वहां पर। फिर ह्यूमन रिलेशन के अकॉर्डिंग, अच्छी दोस्ती के अकॉर्डिंग, या फिर क्या कह सकते हैं कि चलो कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, या उनके हिसाब से वहां पर जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है। एवर चेंजिंग, ऐसा स्ट्रक्चर हमेशा चेंज होता रहता है। यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती तो यहाँ पर हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऐसा स्ट्रक्चर क्या कह सकते हैं कि भाई टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कि अगर कोई दो लोग अच्छे दोस्त हैं, वो हमेशा साथ में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन सडनली दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो फिर एक अलग चला जाएगा, फिर दोनों के दूसरे नए दोस्त बन जाएंगे। बरोबर ना। या तो फिर कोई दूसरा नया वर्कर आता है तो उसके साथ फिर नई दोस्ती हो जाती है अलग से। तो इस तरह से हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। ये यूनिवर्सल है, ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस में ऐसा स्ट्रक्चर अप्लाई होता ही होता है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जिसमें परफेक्ट रूल्स रेगुलेशन से ही सब काम होता हो। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हर एक बिजनेस में होता ही है। जहां पर भी दो लोग काम करेंगे, तो चलो पहले पहले वो लोग क्या करेंगे कि रूल्स रेगुलेशन से चलेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में जो है वो उनमें एक दोस्त जैसा रिलेशन हो जाएगा। देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यहाँ कम्युनिकेशन भी इनफॉर्मल वे में होता है। कि भाई यहाँ पर अगर किसी को कोई बात कहनी हो तो उसे पर्टिकुलर क्या कहते हैं, रूल्स रेगुलेशन से नहीं, मीन्स कि भाई रिटर्न एप्लीकेशन देकर नहीं कहना होगा, सीधा ओरली कह सकते हैं कि कल शाम को मीटिंग है चलो आ जाना। बरोबर, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। स्मॉल साइज बिजनेस में ये ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल साइज बिजनेस के लिए ही ज्यादा फेवरेबल है। लार्ज साइज में ये ऑर्गेनाइजेशन इतना फेवरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेक ऑफ कंट्रोल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बिजनेस में अलग अलग तरह के ग्रुप बन जाते हैं।
कि भाई चलो कोई पर्टिकुलर 5 लोग हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया कि हम लोग हमेशा साथ में ही रहेंगे। और वो ग्रुप की वजह से जो है वो क्या हो जाती है, बिजनेस में पार्शियलिटी हो जाती है। वो ग्रुप वाले अपने ही लोगों का ज्यादा ध्यान देंगे, दूसरे लोगों का नहीं। ठीक है ना, और उसकी वजह से कंट्रोल करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये इसकी एक ही लिमिटेशन है इनफॉर्मल की। एंड कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्मल स्ट्रक्चर, ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर वो फॉर्मल स्ट्रक्चर का अपोजिट नहीं कहलाता या उसके खिलाफ नहीं कहलाता, लेकिन फॉर्मल स्ट्रक्चर का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब दोनों साथ में ही चलते हैं। कि जहां पर बिजनेस में हमेशा पहले फॉर्मल स्ट्रक्चर ही तैयार किया जाता है, उसके ऊपर से इनफॉर्मल स्ट्रक्चर खुद ब खुद तैयार हो जाता है, उसे तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमेशा बिजनेस में दो वर्कर जब काम करते हैं तो पहले जब दोनों नए आए होते हैं तो पहले दोनों को समझाया जाता है कि देखो तुम इसके अंडर में काम करना। बरोबर, तो पहले दोनों को ऐसे ही समझाया जाता है, और वो दोनों जो है वो पहले फॉर्मली ही काम करेंगे रूल्स रेगुलेशन के साथ, हर एक चीज फॉलो करेंगे। लेकिन धीरे धीरे एक हफ्ता हो गया, महीना हो गया, अब उन दोनों में जो है वो कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, दोनों दोस्त हो गए। बरोबर ना, दोनों जो है वो पक्के दोस्त हो गए, तो खुद ब खुद वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बन गया। इसलिए ये इनफॉर्मल वो फॉर्मल का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। बरोबर, तो ये दोनों भी हमने ऑर्गेनाइजेशन के टाइप देखे ना या स्ट्रक्चर देखे ना। अब चैप्टर का दूसरा एक पॉइंट आता है, इन दोनों से बिल्कुल अलग दूसरा एक पॉइंट आता है, जो पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन। जब भी ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है ना, तो बिजनेस में दो तरह की सिचुएशन तैयार होती है, या तो सेंट्रलाइजेशन और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, कि जब बिजनेस का पूरा पावर, पूरा डिसीजन मेकिंग पावर, पूरी अथॉरिटी कोई एक के ही कंट्रोल में हो ना, तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। कि समझो बिजनेस का एक ऑनर है, उस ऑनर के ही हाथ में पूरा कंट्रोल है, वो जैसे कहेगा वही सबको मानना पड़ेगा, वो जो बोलेगा वही सबको करना पड़ेगा, दूसरे किसी की कोई चलेगी नहीं। बरोबर, उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब कोई भी डिसीजन लेना हो तो पहले उससे पूछना पड़ेगा, किसी को कोई अथॉरिटी दी नहीं जाती। बरोबर ना, कि बिजनेस में क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब वो ऑनर बताएगा, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा, तब तक नहीं। तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, कि पूरा पावर एक के ही हाथ में है, उसके बिना बिजनेस में एक पत्ता भी हिल सकता नहीं है। बरोबर ना, उसे सेंट्रलाइजेशन। तो जबकि दूसरी कंडीशन आती है बिजनेस में, वो आती है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, कि जहां पर बिजनेस में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, जो भी ऑफिसर हैं, सुपरवाइजर हैं, मैनेजर्स हैं, उनको उनकी एबिलिटी के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से उनको काम सौंप दिया जाता है। और काम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी दी जाती है, कि चलो ठीक है, तुम अपना काम संभालो, जैसे भी संभालो, बस मुझे खाली ये काम पूरा करके देना। बरोबर ना, जब ऑनर ऐसा कहता हो कि भाई ये काम तुम्हारा है, तुम संभालो अपनी तरह से, जैसे तुम्हें डिसीजन लेने डिसीजन लो, बस आखिरी में इतना काम मुझे पूरा करके देना, तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। बरोबर ना, कि जहां पर ऑनर ने अपना काम दूसरों को सौंप दिया। ठीक है, और साथ में पावर भी दे दिया कि लो, अपने हिसाब से डिसीजन लो, अपने हिसाब से काम करो, बस मुझे खाली इतना काम पूरा करके देना। आखिरी में अकाउंटेबिलिटी सिर्फ जो है उसको सौंपी जाती है, बाकी सब कुछ जो है वो उन वर्कर्स को सौंप दिया जाता है। बरोबर ना, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन से फायदा क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या। सबसे पहले क्विक डिसीजन, इसमें डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन एक्सपर्ट होगा। जैसे परचेज डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर हो, उसे काम दे दिया कि चलो तुम अपना डिपार्टमेंट अपनी तरह से संभालो, तो वो एक्सपर्ट पर्सन है, वो अपने डिपार्टमेंट का डिसीजन जल्दी लेगा ना। बरोबर ना, नहीं तो अगर बिजनेस के सभी डिसीजन खाली ऑनर को ही लेने पड़ते हो ना, तो उन डिसीजन में देर लगती है, सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन लेने में देर लगती है, जबकि इसमें क्विक डिसीजन लिए जाते हैं। लेस वर्क ऑन लेस वर्कलोड ऑन टॉप लेवल, इसकी वजह से टॉप लेवल पे वर्कलोड कम होता है, क्योंकि जो ऑनर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो सब काम का दूसरों को सौंप देते हैं कि चलो करो अपने हिसाब से, खाली बस काम पूरा करके देना मुझे। बरोबर ना, तो सब काम जब दूसरों को सौंप दिए जाते हैं तो उनका वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है। इंक्रीज इन मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट एबिलिटीज, इसकी वजह से वर्कर्स में मोटिवेशन बढ़ता है। कि अगर सेंट्रलाइजेशन हो ना, तो पूरा पावर किसके हाथ में होता है, ऑनर के हाथ में। मैंने बताया ना, उसके बिना जो है वो बिजनेस का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, कुछ काम किया नहीं जाता। तो कोई वर्कर को, कोई दूसरा ऑफिसर हो, वो कहता हो कि नहीं यार, मैं अपने स्टाइल से काम करूं, मैं कुछ अपनी तरह से काम करूँ, तो वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसा बॉस बोले वैसे ही करना पड़ता है। लेकिन अगर उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन के हिसाब से काम सौंप दिया जाए कि करो अपने हिसाब से काम,
तो उनका उन्हें एक मोटिवेशन मिलेगा, उन्हें खुशी मिलेगी कि चलो वर्क ऑनर ने जो है, जो मालिक है, उसने मुझे काम सौंप दिया कि मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ, कि अब देखो मैं मालिक को ऐसा काम करके बताऊंगा। तो उनमें मोटिवेशन बढ़ता है, उनमें मैनेजमेंट एबिलिटीज बढ़ती है। जब उन्हें सौंप दिया जाता है कि तुम अपने हिसाब से डिसीजन लो, बस खाली ये काम मुझे पूरा करके देना, खाली इतना ही उसे कहा जाता है, तो उनमें भी मोटिवेशन के साथ साथ वो और अच्छी तरह से काम करेंगे। बरोबर ना, वो अपनी स्टाइल से काम करेंगे, अपनी एक्सपर्टनेस उस अपने काम में डालेंगे, उनकी जो स्किल है वो स्किल उस काम में यूज होगी, और उसकी वजह से मैनेजमेंट एबिलिटीज भी बढ़ेगी। इफेक्टिव कंट्रोल, इसकी वजह से कंट्रोल भी इफेक्टिव होगा, क्योंकि सबको काम जब सौंप दिया जाता है तो उसके बाद कंट्रोलिंग करना इजी रहता है कि भाई मैंने इसको ये काम सौंपा था तो उसने ये काम बरोबर किया कि नहीं, वो चेक करना। बरोबर, और अगर न किया हो तो उसे गाइडेंस देना कि भाई ये काम बरोबर नहीं हुआ, इसे इस तरह से पूरा करना। तो इसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से कंट्रोल भी सही तरह से होता है, एंड हार्मनी इज क्रिएटेड। और बिजनेस में हार्मनी, सुख शांति बनी रहती है। हार्मनी मतलब सुख शांति बनी रहती है, कोई जो है वो किसी से झगड़ता नहीं है। ठीक है ना, सेंट्रलाइजेशन होता है ना, तो पूरा पावर ऑनर के हाथ में, मालिक के हाथ में होता है। तो जिसकी वजह से कोई भी वर्कर जो है वो शांति से या खुशी से काम नहीं कर पाते। बरोबर ना, कि भाई जब तक बॉस बोलेगा नहीं तब तक मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ये उनकी सिचुएशन हो जाती है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में उन्हें जब काम सौंप दिया जाता है तो वो वर्कर्स अपने हिसाब से अपनी खुशी से काम करेंगे ना, और इसकी वजह से पूरा बिजनेस भी सुख शांति से चलता रहेगा, हार्मनी क्रिएट होगी। सही बात है कि नहीं? और डिसेंट्रलाइजेशन के बाद चैप्टर का आखिरी पॉइंट आता है, वो आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स कि भाई अथॉरिटी या पावर सौंपना, डेलीगेशन मीन्स के सौंपना। बिजनेस में हमें पता है कि भाई जो ऑनर होते हैं या जो टॉप लेवल के जो भी पर्सन्स होते हैं, वो सभी काम नहीं कर सकते। बरोबर ना, सभी काम वो अकेले नहीं कर सकते, उन्हें ना ही कोई जो है वो इतना टैलेंट होता है, ना ही जो है वो उन पर्सन्स में कहो कि भाई इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो बिजनेस के सभी वर्क वो अकेले कर सके। कोई भी नहीं कर सकता। और इसी वजह से जो है वो काम दूसरों को सौंपना जरूरी होता है, जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन में देखा। लेकिन सिर्फ काम सौंप देना ना ये जरूरी नहीं, इतना खत्म नहीं होता। काम सौंपने के बाद जो है उन वर्कर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए और साथ में ऑथोरिटी भी देनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन तब तक बेकार रहता है जब तक उन वर्कर्स को प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी न मिले। बरोबर, मैं अगर जो है वो कोई बिजनेस का ऑनर हूँ, मालिक हूँ, और मैं सामने वाले को कहूँ कि कोई परचेज डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, कि उसे डिसेंट्रलाइजेशन के हिसाब से उसे मैं ये कहूँ कि ठीक है कि भाई तुम जो है वो अपने हिसाब से काम करो, खाली ये काम मुझे पूरा करके देना, जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन में देखा ना। लेकिन उसके साथ में उसे ये कह दूं कि देखो तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी नहीं है, हाँ, कि तुम जो भी डिसीजन लोगे ना वो पहले पूछना मुझसे, फिर भले अपने हिसाब से काम करना। तो ये क्या बात हुई कि अगर डिसीजन लेने के लिए उसे बार बार ऑनर से पूछना पड़े, तो ये कोई डिसेंट्रलाइजेशन हुआ? नहीं ना, ये तो फिर से सेंट्रलाइजेशन ही हो गया ना, कि उसे बार बार तो ऑनर से पूछना पड़ता है। बरोबर, डिसेंट्रलाइजेशन के साथ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत जरूरी है। मीन्स उन्हें अथॉरिटी, उन्हें पावर देना, कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन में वर्क तो दे दिया कि चलो करो तुम अपने हिसाब से काम, खाली ये काम मुझे पूरा करके देना, और साथ में अथॉरिटी भी देना कि उस काम के लिए जो भी डिसीजन लेना पड़े ना, तुम अपने हिसाब से डिसीजन लो। तो ये पावर भी जब उसको दिया जाए ना, तो वो वर्कर, तो वो ऑफिसर अच्छी तरह से खुशी से काम करता है, कि चलो मैं अपने हिसाब से डिसीजन तो ले पाता हूँ ना। नहीं तो खाली काम सौंप दो और बार बार वो डिसीजन के लिए आपसे ही पूछे, तो ये फिर थोड़ी कोई वर्क हुआ। ठीक है, इसीलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वो बिजनेस में बहुत जरूरी है। जिसको भी हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन में काम सौंप रहे हैं, तो उसमें उसे थोड़े प्रोपोर्शन में पावर तो देना ही चाहिए, तो ही वो अच्छी तरह से काम करेगा। और ये पता चलेगा उसके इम्पोर्टेंस से, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली इम्पोर्टेंस, वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट, कि इसकी वजह से मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से होगा। क्यों पता है? क्योंकि जो टॉप लेवल के लोग होंगे ना, वो बॉटम लेवल को उनका काम सौंप देंगे। ठीक है ना, डिसेंट्रलाइजेशन की तरह उन्हें काम सौंप देंगे कि हाँ भाई ठीक है तुम काम करो, और साथ में पावर भी उन्हें दे देंगे, अथॉरिटी भी दे देंगे कि डिसीजन भी अपने हिसाब से लो। तो जो टॉप लेवल के पर्सन हैं वो क्या हो जाएंगे, उनका बर्डन कम हो जाएगा। उनका बर्डन कम, कि चलो वो खुद ही डिसीजन लेंगे, खुद ही काम करेंगे, खाली आखिरी में मुझे आके बताएंगे वो। तो उनका बर्डन कम होगा ना, तो वो अपने लिए जरूरी
जो भी क्या कह सकते हैं वर्क होते हैं वो उनके ऊपर ध्यान दे पाएंगे, बिजनेस की ग्रोथ पे ध्यान देंगे, बिजनेस रिलेटेड दूसरे फंक्शंस पे वो ध्यान दे पाएंगे, बरोबर। और उसकी वजह से मैनेजमेंट एकदम एफिशिएंट होगा। एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, उसकी वजह से एम्प्लॉयज का भी डेवलपमेंट होगा। जब एम्प्लॉयज को जो है वो पर्टिकुलर अथॉरिटी दी जाए, पावर दी जाए कि तुम अपने हिसाब से डिसीजन लो, अपने हिसाब से काम करो, ठीक है ना, कि तुम्हें पावर दिया जा रहा है, तो उनका भी डेवलपमेंट होगा, वो भी और अच्छी तरह से काम करेंगे, नए डिसीजन लेंगे, अपना टैलेंट वो अपने बिजनेस को दिखाएंगे। सही बात है ना। और मोटिवेशन, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा कि चलो, ऑनर ने, जो मालिक है, उन्होंने मुझे जो है वो इतना पावर दिया है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मैं मालिक को देखना, मैं करके बताऊंगा। वो अपने पावर का मिसयूज नहीं करेंगे, वो जो है उन्हें मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छी तरह से काम करूँ। और उनके साथ साथ दूसरे जिनको पावर नहीं मिला, जिनको अथॉरिटी नहीं मिलेगी, उन्हें भी एक तरह का मोटिवेशन मिलेगा कि अगर इस पर्सन को अथॉरिटी मिली है तो कल मैं भी अच्छा काम करूंगा, मुझे भी इतनी अथॉरिटी मिलेगी, बरोबर। तो इनकी वजह से पूरे बिजनेस में हर किसी को मोटिवेशन मिलता है, काम करने का जो है वो एक जोश मिलता है कि चलो मैं और अच्छी तरह से काम करूंगा। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो ऑनर, जो मालिक है, उस अकेले के पास सब टैलेंट नहीं होता कि वो बिजनेस का सभी कामकाज संभाल सके, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। इसके लिए तो वो दूसरे वर्कर को, दूसरे एम्प्लॉयज को रखता है ना, कि भाई वो ये काम करे। तो इसकी वजह से हर एक एम्प्लॉय अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा, और उसकी एक्सपर्टनेस वो बिजनेस को जो है वो फायदा देगी, उसका स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा बिजनेस को। अब जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट में एक्सपर्ट हो, उसे पावर दे दिया जाए, उसे अथॉरिटी दे दिया जाए कि एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड तुम अपने हिसाब से डिसीजन लो, तो वो एक्सपर्ट है, तो उसकी स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा ना। उसमें जो टैलेंट, उसमें जो क्रिएटिविटी होगी, उसमें जो स्किल होगी, वो स्किल का फायदा बिजनेस को अच्छी तरह से मिलेगा। सही बात है ना। क्या जो ऑनर, जो मालिक है, मालिक में इतनी स्किल होगी कि वो इतनी अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट कर सके? नहीं, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है तो वही अच्छी तरह से काम करेगा ना, बरोबर। तो स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलेगा। देन कोऑर्डिनेशन, बिजनेस में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, बिजनेस के सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे, बरोबर ना, एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे, ये कोऑर्डिनेशन उनके बीच में बना रहेगा। एंड स्कोप फॉर एक्सपांशन, और बिजनेस के एक्सपांशन का स्कोप भी रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो टॉप लेवल के लोग होंगे उनका बर्डन कम हो जाएगा, और अगर उनका बर्डन कम होगा तो वो बिजनेस के एक्सपांशन के बारे में सोचेंगे ना, कि आज बिजनेस की एक ब्रांच चल रही है तो कल मैं एक और नई ब्रांच शुरू करूंगा, बरोबर। तो इसकी वजह से बिजनेस के एक्सपांशन का भी स्कोप रहता है। और जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जाती है ना, तो उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, या कहो कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, वो स्टेप्स हैं। किसी को भी अथॉरिटी देते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। किसी को पावर सौंप देना मतलब छोटी बात थोड़ी है कि हम अपने पावर का एक हिस्सा उन्हें दे रहे हैं। मैं अगर बिजनेस का मालिक हूँ, अभी पूरा पावर मेरे हाथ में है क्योंकि मैं मालिक हूँ, लेकिन इसके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में मैं अपने पावर का एक हिस्सा किसी को सौंप रहा हूँ। तो अगर अपना पावर किसी को सौंपना तो वो छोटी बात नहीं होती, उसमें ध्यान रखना पड़ता है। और उसमें कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं वो देखें। तो सबसे पहले एनट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी हमें किसी को पावर देना हो ना, तो सबसे पहले उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप कर देखनी चाहिए, बरोबर। और वो चेक करना चाहिए क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक है, बरोबर। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभा रहा है ना, तो ही उसे पावर सौंपा जा सकता है, नहीं तो नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि भाई जवाबदारी देना, कि उसे जवाबदारी, कोई पर्टिकुलर काम देना। अब जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, ठीक है ना, मैं उसे डायरेक्ट पावर नहीं दूंगा, मैं पहले उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, एक छोटा सा काम दूंगा कि देखो भाई अब ये तुम्हारी जवाबदारी है, ये काम तुम अच्छी तरह से पूरा करना, ठीक है। खाली जवाबदारी दी है, पावर नहीं दिया, मतलब वो जो भी डिसीजन लेगा पहले मुझसे पूछेगा। सही बात है ना। मैं उसे पहले सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर चेक करूंगा कि अगर उसने अपनी जवाबदारी अच्छी तरह से निभाई ना, तो मैं उसे अथॉरिटी दूंगा, तो उसे पावर दूंगा कि हाँ भाई चलो, अब से आगे से जो है वो तुम जवाबदारी अच्छी तरह से निभा रहे हो, तो आगे से अब ये तुम्हारा पावर भी है, अब डिसीजन भी तुम खुद लेना। नहीं तो अगर वो जवाबदारी अच्छी तरह से नहीं निभा रहा है, मैंने उसे काम सौंपा कि यार देखो, अच्छी तरह से संभाल कर ये काम पूरा करना, और उसने काम में गड़बड़ कर दी, तो मैं दूसरी बार उसे पावर सौंपूंगा क्या भाई आगे से डिसीजन भी खुद ही लेना। वो एक ही काम में गड़बड़ कर रहा है तो मैं दूसरा काम उसे कैसे सौंपू, पावर कैसे दूं उसे। सही बात है ना। इसलिए सबसे पहले अथॉरिटी देने से पहले एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है और चेक किया जाता है क्या उसमें इतनी स्किल, इतना टैलेंट, इतनी कैपेबिलिटी है
कि वो पावर के लायक है या नहीं, वो चेक किया जाता है। अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभा रहा है देन कंफर्मेंट ऑफ अथॉरिटी, फिर उसे अथॉरिटी कंफर्म की जाती है, मतलब अथॉरिटी सौंपी जाती है कि हाँ भाई तुम इसके लायक हो, तुम हर जवाबदारी अच्छी तरह से निभा रहे हो, तो आज से ये पावर तुम्हारे हाथ में हुआ, ये अथॉरिटी तुम्हारे हाथ में हुई कि आगे से ये सब डिसीजन तुम ले सकते हो, बरोबर। तो ये अथॉरिटी उन्हें उसके बाद सौंपी जाती है। जनरली अथॉरिटी वो जो है वो टॉप लेवल से मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, अपर लेवल टू लोअर लेवल ऐसे ही अथॉरिटी पास होती है ना, लोअर टू अपर लेवल तो अथॉरिटी पास नहीं होती ना, बरोबर ना। और जब टॉप लेवल के पर्सन वो मिडिल लेवल या बॉटम लेवल को अथॉरिटी देते हैं ना, तो वो अथॉरिटी का कुछ हिस्सा ही देते हैं, पूरी अथॉरिटी या पूरी जवाबदारी उन्हें नहीं दे देते, बरोबर। कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी में ये एक चीज ध्यान दी जाती है कि पूरा पावर उनको नहीं दे दिया जाता, थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रखना होता है, बरोबर। ये एक चीज ध्यान देते हैं, और वो हिस्सा क्या कहलाता है, उसे कहते हैं क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इसका मतलब ये कि भाई मैंने भले ही उसे पावर दे दिया कि भाई चलो वही एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, बरोबर, मैंने उसे पावर सौंप दिया, ठीक है अपने हिसाब से डिसीजन लो, अपने हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करो, अपने हिसाब से काम करो, ठीक है ना। वो पूरा पावर उन्हें सौंप दिया, लेकिन आखिरी में उसे अकाउंटेबिलिटी भी दी कि तुम जो भी काम करोगे ना तो उस काम की रिपोर्ट मुझे देना आखिरी में। ऐसा थोड़ी कि भाई बिजनेस का हिस्सा ही उसे सौंप दिया कि जाओ करो अपने हिसाब से एडवर्टाइजमेंट, जैसे करना हो करो, मैं पूछूंगा भी नहीं। ये थोड़ी होता है, बिजनेस मेरा है, मैं ऑनर हूँ, तो मैं उससे कैसे ना पूछूं। जो भी वो काम करेगा आखिरी में उसे ये तो कहूंगा ना, भले अपने हिसाब से डिसीजन लो लेकिन जो भी काम किया ना उसकी रिपोर्ट आखिरी में मुझे देना, इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो उसके उसके सिर पर पूरा पावर नहीं, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, उसके ऊपर जवाबदारी भी होगी कि मैं जो भी काम करूंगा ना तो उसकी रिपोर्ट मुझे ऑनर को, मालिक को देनी है। तो इसकी वजह से वो कभी भी अपने पावर का मिस यूज नहीं करेगा। मैं पूरा पावर अगर उसे दे दूं भाई, मैं कभी पूछूंगा भी नहीं, जो करना है करो जाके, तो वो हमेशा अपने पावर का मिस यूज करेगा, और जो बिजनेस को नुकसान करेगा फिर, सही बात है ना। और अगर ये क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी उसके पास रहेगी तो वो जो भी कामकाज करेगा उसकी रिपोर्ट आखिरी में मुझे आके देगा और मैं चेक करूंगा। बरोबर काम करेगा तो हाँ भाई ठीक है तुम बरोबर काम कर रहे हो, कंटिन्यू रखो। और अगर नहीं किया काम तो आखिरी पावर मेरे हाथ में ना, मैं ऑनर हूँ, आखिरी पावर तो मेरे हाथ में ही ना, कि अगर उसने बरोबर काम नहीं किया तो मैं उसे कह सकता हूँ ये काम बरोबर नहीं है, कल इसे सुधार लेना, ठीक है। इसलिए अथॉरिटी देते वक्त ये तीन चीजें ध्यान देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले देना, फिर अथॉरिटी देना, और साथ में अकाउंटेबिलिटी भी रखना, कि भाई पूरा उसे न देकर आखिरी पावर अपने हाथ में रखना, ठीक है। समझ में आया ना ये पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स अच्छी तरह से नोट कर लेना। अब जो रिवीजन के दूसरे चैप्टर्स हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।